हेलो गाइस, ऐसे धीरे धीरे ये लोग क्यों बोल रहे हो? आप लोग के आने के पहले इन्होंने टैक्स अभी तक जो मैंने पढ़ाया रिवाइज किया, इसलिए थोड़े दुखी हो गए, बरोबर ना? थोड़ा पढ़ लिया इसलिए दुखी हो गए ना? देखो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? टैक्स जो होता है, बेसिकली टैक्स कलेक्ट क्यों होता है? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रेवेन्यू। किस लिए रेवेन्यू चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब के लिए, बराबर। अच्छा, जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन पर्सन्स इनकम और वेल्थ, whereas indirect tax is levied on goods sold, services provided, बराबर। जो डायरेक्ट टैक्स है इट इज इजी टू कलेक्ट, नहीं डिफिकल्ट टू कलेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स इजी टू कलेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन पास ऑन, बराबर। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अभी तो एक ही बचा है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी एंड कस्टम्स, और ओल्ड क्या था? सेल्स टैक्स और बराबर, वैट वगैरह सब। ये जो टैक्स होता है ये लेवी कैसे होता है? गवर्नमेंट को टैक्स लेवी करने के लिए राइट कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया रहता है, उसमें बोला रहता है 246 में कि टैक्स कैन बी लेविड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, और उसमें शेड्यूल में 3 लिस्ट है। लिस्ट ए, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 लिस्ट 3 स्टेट लिस्ट। सेंट्रल जो यूनियन लिस्ट है उसके आइटम पे कौन टैक्स चार्ज कर सकता है? और स्टेट लिस्ट पे कौन करंट पे, बराबर। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स है उसका राइट भी उनको वहां से ही मिला है। अच्छा, फर्दर उन्होंने क्या बोला है कि ये जो इनकम टैक्स चार्ज करते हैं, जैसे मैंने आपको बाकी भी चीज़ें बताई थी कि पहले लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट जो रहता है जिस दिन साइन करेगा उससे एप्लीकेबल होता है। फिर ये जो इनकम टैक्स है इसको गवर्न करने के लिए 4 चीज़ें हैं। पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर इनकम टैक्स रूल 1962, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी, फिर जुडिशियल जजमेंट। इनकम टैक्स एक्ट हमारा मेन एक्ट है जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। रूल्स के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशंस के अंदर उन्होंने क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन, कोई भी जो इनकम टैक्स में चेंजेस रहेगा या उसके बारे में। जुडिशियल जजमेंट के अंदर क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका जजमेंट ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर आईटीएटी एंड सीआईटीएफ सबका जुडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कंट्रोवर्सी रही तो कौन सा एप्लीकेबल रहेगा? जो लार्जेस्ट बेंच रहेगा उसका जजमेंट। अगर उसमें भी कंट्रोवर्सी है तो लेटेस्ट इन टाइम, बराबर, जो अभी लेटेस्ट आया है वो वाला जजमेंट रहेगा। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने अपने को क्या बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट कोई भी ना नहीं बोल सकता है। हाई कोर्ट का जजमेंट स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है, पर दूसरे स्टेट में अगर नहीं फॉलो किया तो चलेगा, बराबर। हम अपील फाइल करते हैं तो सबसे पहले किधर फाइल करते हैं? सीआईटी, फिर आईटीएटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ऑर्डर वाइज जाता है, बराबर। फिर हम लोगों ने सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट चालू किया, उसमें सबसे पहले सेक्शन 1 पढ़ा जो बताता है कवरेज, इनकम टैक्स एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, बराबर। फिर मैंने बताया था सेक्शन 2 जो बताता है कि इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशंस जो है वो जो टर्म्स एक्ट में यूज होते हैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। डेफिनेशंस 2 टाइप की होती है, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। डेफिनेशंस के अंदर फीचर्स दिए, अगर किसी ने भी फीचर फुलफिल किया तो वो उस डेफिनेशन में आ जाता है। जनरली इंक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट होती है इंक्लूड वर्ड से या मीन एंड इंक्लूड। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो रहती है एग्जैक्ट मीनिंग है, वो मीन वर्ड से चालू होती है, बराबर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर गिवन इंक्लूसिव, बराबर। फिर हम लोगों ने सेक्शन 2 जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है उसके बाद सेक्शन 4 पढ़ा जो चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है अपने को कि इंडिया में इनकम टैक्स किस किस को एप्लीकेबल है? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर exceed maximum exemption limit shall be charged to tax at the rate or rate specified during the assessment period। उसमें अपन ने सबसे पहला पर्सन पढ़ा था। पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 230(1)। उसमें कौन कौन है? पहला इंडिविजुअल, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बराबर। यहाँ तक हुआ था। इंडिविजुअल के बारे में बताया था मैंने, राम, सीता, गीता, मनोज, बराबर, एक्सेट्रा, ये इंडिविजुअल में आते हैं। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेडिंग लिखा था मैंने,
बरोबर, हाँ या ना? उसमें मैंने कुछ लिखाया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इट इज नॉट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इट इज डिफाइंड अंडर हिंदू लॉ। तो हमें उसको समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हिंदू लॉ। बरोबर, यहाँ तक समझा सबको एवरीबॉडी? तो आओ चलो अभी एचयूएफ आगे पढ़ते हैं। ये बच्चों ने तो एक बार रीड कर लिया है, अगर आपने रीड नहीं किया होगा तो यहीं पॉज करके पहले जो लिखा है वो और प्रिंटेड नोट्स में से एचयूएफ तक रीड करना, उसके बाद आगे लेक्चर देखना। बराबर, आते हैं अभी अपन आगे लिखते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम बोलते हैं एचयूएफ। बराबर, हिंदू अनडिवाइडेड। बराबर, अच्छा हिंदू मतलब क्या होता है? इट इज स्टाइल ऑफ लिविंग। रिलीजन इज नथिंग बट इट इज स्टाइल ऑफ लिविंग। तो हिंदू क्या है? स्टाइल ऑफ लिविंग। तो जब हम बोलते हैं हिंदू मतलब इट इज स्टाइल ऑफ लिविंग। बराबर, अच्छा दूसरा अनडिवाइडेड मतलब जॉइंट और टुगेदर। फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ persons. A single person cannot form family. Cannot be regarded as जब मैं बोलता हूँ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और हिंदू के बारे में मैं बोलता हूँ इट इज स्टाइल ऑफ लिविंग, उसका मीनिंग क्या होता है? देखो, आप जब हिंदू वर्ड बोलते हो और जब बोलते हो इट इज स्टाइल ऑफ लिविंग, बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है कि अपन कोई भी रिलीजन देखो, हर रिलीजन आपको एक रहन सहन सिखाता है। देखो, ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बॉर्न होते समय किसी को पता नहीं होता है कौन सा रिलीजन का है, पर वो जिस रिलीजन में रहता है, जहाँ उसको पालते पोसते हैं, तो उसको समझता है कि ऐसे करना है, तो इसकी स्टाइल हो जाती है। जैसे हिंदू का स्टाइल क्या हुआ? रोज सुबह उठने का, नहाने का, धोने का, मंदिर जाने का, टीका लगाने का। बरोबर, रोज जो ये क्रिश्चियन रहेगा वो रोज क्या करेगा? चर्च जाएगा। बरोबर, बाइबल पढ़ेगा, संडे मास में जाएगा। बरोबर, तो ये स्टाइल ऑफ लिविंग होती है। आप वो स्टाइल फॉलो करो, आप वो रिलीजन के हो जाओ। तो एक जन ने जब पूछा था कोर्ट के अंदर, बहुत पुराना केस है, पेरुमल वर्सेस पुनुस्वामी, हिंदू लॉ का केस है, पेरुमल वर्सेस पुनुस्वामी। उस केस के अंदर पूछा व्हाट इज हिंदू, तो कोर्ट ने बोला हिंदू इज अ स्टाइल ऑफ लिविंग। तो उसने पूछा कैन अ मुस्लिम बिकम हिंदू? कोर्ट ने बोला यस, प्रोवाइडेड ही फॉलो ऑल रिचुअल्स ऑफ हिंदू। तो मुस्लिम कैन बी रिगार्डेड एज हिंदू। फिर एक केस आया जिसमें फादर वाज हिंदू, मदर वाज क्रिश्चियन। तो पूछा बच्चा कौन, हिंदू की नॉन हिंदू? तो कोर्ट ने बोला कि वो क्या रिचुअल्स फॉलो करता है, वेदर ही इज बिहेविंग लाइक हिंदू और अ क्रिश्चियन। मंदिर जाता है कि चर्च, अगरबत्ती जलाता है कि मोमबत्ती? क्रिश्चियन लोग मोमबत्ती जलाते ना, हिंदू लोग अगरबत्ती जलाते। बोले जैसा स्टाइल उसके हिसाब से। तो फादर हैज टू गिव एफिडेविट हाउ ही इज बॉट अप एज अ हिंदू और एज अ क्रिश्चियन। If he is brought up as a Hindu, he will be regarded Hindu, so it will be Hindu undivided family. But if he is not brought up as a Hindu, then he will be regarded as Christian. तो बोला ऐसा होना चाहिए। इंडिया में जनरली जो भी रिलीजन होता है वो हस्बैंड का ही होता है। समझो अभी आप हो, आपने अगर अपने रिलीजन के अलावा किसी शादी की, समझो कोई हिंदू है, उसने क्रिश्चियन से या मुस्लिम से शादी की, 90% चांस है कि द न्यू रिलीजन ऑफ द गर्ल विल चेंज, मतलब इट विल बी द रिलीजन ऑफ हस्बैंड। इंडिया में जनरली ऐसे ही होता है। तो बाय डिफॉल्ट यही माना जाता है, कुछ नहीं बोला, कि बच्चों का भी रिलीजन कौन सा हुआ, जो बराबर। ये इंडिया का कल्चर है, पर हर चीज के लिए आजकल वो लोग क्या मांगते हैं? प्रूफ। बराबर, ये समझा?
तो हिंदू इज नथिंग बट ए स्टाइल ऑफ लिविंग, बरोबर। फिर अनडिवाइडेड तो हम समझ गए, फैमिली हम समझ गए। अब बात आती है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनकम टैक्स में उन्होंने इसको सेपरेट पर्सन कंसीडर किया है। इसका फायदा क्या होता है? समझो अभी मैं हूं, मैं अलग हूं और मेरी एचयूएफ अलग है। तो मैंने अगर इनकम कमाई तो मेरे हाथ में टैक्स होगी, एचयूएफ के हाथ में अलग। इनकम टैक्स में अपन आगे पढ़ेंगे कि 2,50,000 तक इनकम टैक्स नहीं होती। तो मेरी इनकम पे 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, एचयूएफ की इनकम भी 2,50,000 तक कोई टैक्स। तो इट इज अ सेपरेट पर्सन। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म करता है उसको एक नए पर्सन का फायदा मिलता है, 2,50,000 का टैक्स बचता है, बरोबर, क्योंकि वो सेपरेट पर्सन है। इनकम टैक्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को डिफाइन नहीं किया है, पर दे रिकॉग्नाइज इट एज अ पर्सन, दे रिकॉग्नाइज इट एज अ, बरोबर। तो यहाँ पे आते हैं, in income tax all types of HUFs are considered। सब टाइप का HUF को कंसिडर करते हो फॉर मेकिंग असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट of HUF for making assessment of HUF under Income Tax Act. Following two conditions to be fulfilled. Number one, there should be ancestral property or asset, that is कुछ फैमिली एसेट होना चाहिए, बरोबर। दूसरा, there should be co-partnership, क्या होना चाहिए? को-पार्टनरशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन HUF members of HUF can be divided in two categories. पहला मेंबर, दूसरा को पार्टनर। मेंबर मतलब ऑल मेंबर्स, को पार्टनर्स मतलब मेल मेंबर्स एंड डॉटर्स अप टू 4th डिग्री। 4 डिग्री तक जो लोग रहते हैं उनको को पार्टनर बोलते हैं। देयरफॉर को पार्टनर every member is not co-partner, but every co-partner is a, बरोबर। जब मैं 4th डिग्री बोलता हूं तो उसका मतलब क्या होता है? समझो ये मिस्टर एक्स है, ये भी जिंदा है, बरोबर। समझो इसके दो बेटे X1 और
फिर x1 के वापस दो बेटे x11 x12 और इसके दो बेटे x21 और x बरोबर। इसके वापस दो बेटे फोर्थ डिग्री जब तक x जिंदा है तो 1 2 3 4, तो जब तक x जिंदा है तब तक ये सब क्या है कोपास्टर्स। x लुढ़क गया तो ये कोपास्टर बन जाएगा। एट ए टाइम पे 4 डिग्री ही कोपास्टर की होती है। अब रियल लाइफ में सोचो 4 डिग्री के ऊपर जिंदा भी रहते क्या? तो वैसे भी लॉ बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल समझो सूरज है, सूरज का बेटा रोहित, बरोबर, रोहित का बेटा रितेश, बरोबर। जनरली 3 देखा है। जैसे रितेश का बेटा अक्षित आएगा सूरज निपट जाएगा मोस्टली, तो उसके आने के पहले ही। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि 4 डिग्री साथ में हो। गलती से 4 रह भी गई तो अक्षित का बेटा विवेक आने के पहले तो कंफर्म, बरोबर, हाँ या ना। अभी आप अपने घर पे भी देखो ना, मैक्सिमम दादाजी तक देखा है, परदादाजी भी बहुत रेयरली देखा है। परदादाजी के बाद तो कंफर्म नहीं देखा है। जैसे हमारे घर में 4 डिग्री तक थी, मतलब मेरे दादाजी जो थे, तो हमारे भाइयों में जो सबसे बड़े हैं उनकी पोती फर्स्ट ईयर बीकॉम में थी, तब तक मेरे दादाजी जिंदा थे, मतलब 4 पीढ़ी साथ में थी हमारे। इनफैक्ट माय डॉटर वाज आल्सो माय डॉटर हैज आल्सो सीन मेरे ग्रैंडफादर को। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 4 डिग्री रहती है, 5वीं तो कंफर्म नहीं होती। वो तो कैसा पॉसिबल होवे कि जैसे समझो कि सूरज की शादी हुई, बराबर, रोहित हुआ, सूरज की वाइफ टपक गई तो सूरज की वाइफ नहीं, सूरज को टपकने दो, वाइफ जिंदा नहीं। तो समझो एक सूरज का बेटा रोहित आया, रोहित के बाद रितेश आया, तो उस समय सूरज निपट गया। एंड सूरज की वाइफ हैड मैरिड अनदर पर्सन, दिव्या, मतलब लड़का है दिव्या, फॉर एग्जाम्पल, एंड दिव्या वाज से 25 years old। तो जब अब तो ये 5th 6th जनरेशन भी देख सकती है लीगली, बिकॉज अब ये जिंदा रहेगी तब तक तो 2-3 पीढ़ी और आ जाएगी ना। तो वो ऐसा कब होता है जब बिल्कुल बुढ़ापे में एक पार्टनर टपका और दूसरे वाले ने बिल्कुल यंग से शादी किया, तो और वो टपकेगा तो यंग वाला तो रहेगा, तो रिलेशनशिप तो मेंटेन रहेगा ना। वैसा सब एक अलग किस्सा है। बाकी फैक्चुअली 4 डिग्री के ऊपर वैसे भी पॉसिबल नहीं, बरोबर। ये जो अभी समझाया, एक बार ये सेव करके आता हूँ, फिर क्या बहुत बड़ी फाइल हो जाती है, तो फिर क्या पांडे जी वगैरह को नींद आने लग जाती है। तो मैं आता हूँ सेव करके, जब तक 2 मिनट रुक जाओ आप भी।